दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। आज हम डॉक्टर मनीष यादव हैं, आम आदमी पार्टी में पहले युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे और आज राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। तो इनसे बात करते हैं। और आम आदमी पार्टी जैसे जींद रैली के बाद में आम आदमी पार्टी में भी कुछ दम आया है, तो डॉक्टर मनीष यादव से बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, इंडिया 24 अपडेट के सभी दर्शकों को नमस्कार जी। तो अब आपको बधाई हो, जैसे आप प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी मिली है, तो इसको लेकर पार्टी के आपके भी जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ रामचंद्र कौशिक जी आपका और इंडिया अपडेट 24 न्यूज़ चैनल का कि आपने शुभकामनाएं दी। आम आदमी पार्टी ने बहुत ही कम समय में, लगभग 1.5 वर्ष का समय मुझे आम आदमी पार्टी परिवार से जुड़े हुए हुआ है और आज इस परिवार के अंदर लगातार काम के आधार पे पहले पार्टी ने कार्यकारी जिलाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपी, उसके बाद युवा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी और आज पदोन्नत करके मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आम आदमी पार्टी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ इस भरोसे के लिए, मुझ पर ये विश्वास जताने के लिए, मुझसे ये उम्मीद लगाने के लिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अपनी तरफ से कि जिस तरह से पहले भी कार्यकारी जिलाध्यक्ष रहते हुए या उसके बाद युवा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जिस तरह से निष्ठा और ईमानदारी से मैंने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, उसी तरह प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी जो आज शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दी है, इसको भी मैं पूरी श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने का काम करूँगा और अपनी पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी से प्रयास करूँगा कि आम आदमी पार्टी में जो योगदान मुझसे उम्मीद किया गया है उस योगदान को पूरी तरह से दिया जा सके। 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी तीसरी सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली और पंजाब के कामों का बोलबाला आज हरियाणा की जनता के बीच में है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 6-7 महीने से, जब से हमारा संगठन का निर्माण शुरू हुआ है, उस समय से लेकर अब तक लगभग 1.5 से 2 लाख अधिकृत पदाधिकारी, आईडी कार्ड वाले पदाधिकारी घोषित कर चुकी है। आज एक बहुत बड़ा संगठन ना भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना कांग्रेस पार्टी के पास, ना इनेलो जेजेपी के पास है, उससे कई गुना बड़ा संगठन मैं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी का आज हरियाणा की ज़मीन पर है। और हरियाणा के लोगों में जो इन पार्टियों ने लगातार लोगों के साथ भेदभाव किया है, लोगों के साथ वादा खिलाफ़ी की है, आज हर वर्ग परेशान है। चाहे महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, व्यापारियों की बात करें, कोई भी वर्ग आप ले लीजिए, हर वर्ग अपने अधिकारों के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसा विकल्प है जिसने दिल्ली और पंजाब के अंदर जो कहा वो करके दिखाया, अपनी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं रखा। तो हरियाणा के लोग इस चीज़ को बखूबी देखते हैं, क्योंकि हमारे एक हाथ पर दिल्ली की सरकार चल रही है और एक हाथ पर पंजाब की सरकार चल रही है। जब दोनों हाथ पे दोनों राज्यों में काम हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं? ये आज हम जब गांव-गांव जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों को अपनी बात कहते हैं, तो हर एक व्यक्ति का एक नज़रिया है कि वाकई आम आदमी पार्टी जो है ये काम करने वाली पार्टी है। और जो जितने भी दूसरे दल हैं वो समय समय पर आए, सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद सबने वादा खिलाफ़ी की, सबने अपना फ़ायदा किया, अपनी पार्टी का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने मित्रों का, लेकिन कभी भी आम जनता की ज़रूरतों पे काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में आम लोगों की ज़रूरतों पे काम करना शुरू किया है और हरियाणा इसे बहुत उम्मीद से देख रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 के अंदर जिस तरह से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह का रिस्पॉन्स जनता से मिल रहा है और जिस तरह से जनता लगातार जुड़ रही है आम आदमी पार्टी से, तो कोई ताकत नहीं है जो 2024 में आम आदमी पार्टी को हरियाणा में सत्ता में आने से रोक सके। जैसे कांग्रेस पार्टी भी अपना पूरा दमखम दिखा रही है और उसके साथ बीजेपी भी तीसरी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? पूरी 90 सीटों पर कितनी स्थिति मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी का 10 साल तक राज रहा, इससे पहले आज भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है। पहले कांग्रेस पार्टी ने क्या किया जनता के लिए, जनता वो अच्छी तरह से जानती है, देखती है।
हरियाणा के अंदर जब कांग्रेस पार्टी का राज था उस समय भी ऐसे ही हालात थे, इससे बदतर हालात थे। और आज जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो देखो आज हर वर्ग सड़क पर संघर्ष कर रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं है, महिलाओं को सम्मान नहीं, सुरक्षा नहीं, किसानों की उन्नति नहीं हो पाई, किसानों को मजबूत नहीं किया गया। आज व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी नहीं है, हर व्यापारी परेशानी को झेल रहा है, महंगाई को झेल रहा है, मंदी को झेल रहा है। आज अगर हम बात करें तो कर्मचारियों की, तो हर कर्मचारी परेशान है। हर विभाग में उनके वेतन की कटौती की जा रही है, उनके वेतन को घटाया जा रहा है। उनके लिए जो परमानेंट जो उनको मिलता था, कहने का मतलब कि वेतन के साथ में जिस तरह के सहयोग सरकार की तरफ से मिलते हैं, डीए वगैरह, उन सब में कोई वृद्धि नहीं की गई, ना किसी के वेतन को बढ़ाया गया समय के साथ में। तो हर वर्ग जो है लगभग परेशान है। युवाओं के रोजगार की बात करो तो आज हरियाणा के अंदर 25 लाख युवा बेरोजगार घूम रहा है। मनोहर लाल जी ने कहा था कि एक साल के अंदर, इसी साल के अंदर हम लोग 50,000 नौकरियां देंगे युवाओं को। एक भी नौकरी अगर वो दे पाए हों तो अपना प्रमाण वो जारी कर सकते हैं। किसी भी युवा को कोई भी स्थायी नौकरी नहीं दी गई हरियाणा के अंदर। लगातार युवा जो है संघर्ष कर रहे, सड़कों पे सीईटी की परीक्षा करा दी आपने। 4 साल से सीईटी के जंजाल में युवा फंसा हुआ है। सीईटी की परीक्षा के बाद से लगातार आप मनमाने तरीके से भर्ती की प्रक्रिया चलाना चाह रहे हो और पूरे प्रदेश का युवा जो है वो अपनी आवाज़ उठा रहा है, कोर्ट जाने को मजबूर है, कोर्ट के रास्ते के कोर्ट के चक्कर काट रहा है। लेकिन इस सरकार को बड़ा अहंकार है। ये लोग सीधा केंद्र से अपना तालमेल बिठाते हैं और वहाँ का जो आदेश होता है उसको किसी भी तरह यहाँ लागू करने का प्रयास करते हैं। आज आपने देखा होगा जिस तरह से हरियाणा के अंदर प्रॉपर्टी आईडी में परेशानियाँ लोग झेल रहे हैं, जिस तरह फैमिली आईडी की परेशानियाँ लोग झेल रहे हैं। किसी को अपने परिवार का ही नहीं पता चल पा रहा, अपने परिवार का पहचान पत्र ही नहीं बनवा पा रहा कोई व्यक्ति। किसी को अपनी प्रॉपर्टी पर रहते हुए अपनी प्रॉपर्टी का प्रमाण नहीं दिया जा रहा। किसी को बीपीएल कार्ड की ज़रूरत है, उसकी किसी तरह की कोई आय नहीं है, वो 1 रुपया भी नहीं कमाता और वो सरकार के बीपीएल कार्ड से राशन ले लेता था, अपना काम चलाता था। आज उसका बीपीएल कार्ड काट दिया, उसकी आमदनी बता दी। आज जिसके पास अच्छी खासी आमदनी है उसको कहा कि तुम बीपीएल कार्ड के तहत राशन लेने आओ, उसको राशन लेने के लिए बुला लिया। तो इस तरह की व्यवस्था इस सरकार ने की है। इस सरकार ने ज़मीन पे जो लोगों की ज़रूरत है उसको नज़रअंदाज किया है और मनमाने तरीके से ऊपर बैठ के जो मन आया वो लागू कर दिया, चाहे जनता को कितनी परेशानियां होती रही। पूरे 5 साल से जहां तक आप देखेंगे हरियाणा का हर एक वर्ग, चाहे वो किसान हो, मुआवजे के चक्कर काटता रह गया, कभी गिरदावरी कराने के चक्कर काटता रह गया, चाहे वो युवा हो, रोजगार के लिए चक्कर काट रहा है। व्यापारी जो है, व्यापारी जो व्यापार में टैक्स भरना, जीएसटी वीएसटी, इन चक्करों में चक्कर काटे जा रहा है। आज एक नागरिक जो है वो अपने प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए चक्कर काटे जा रहा है। तो हर वर्ग ने चक्कर काटा है, किसी का सरकार ने काम नहीं किया है। तो ये दोनों जो दावा करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लोगों ने इन्हें लंबा समय दिया है, राजनीति के अंदर मौका दिया है और ये दोनों ही अपने अपने समय में काम नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी को इनके बराबर ही समय हुआ है राजनीति में आए हुए। जितना इन्होंने 10 साल हरियाणा में राज कर लिया उतने समय आम आदमी पार्टी को बने हुए हैं और आज राष्ट्र पार्टी बन गई है। किस आधार पे बनी है? सिर्फ काम के आधार पे। जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वो करके दिखाया। आज दिल्ली के अंदर बिजली पानी की व्यवस्था 24 घंटे कर दी गई, उसके साथ में मुफ्त बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा दी जाती है। आज दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाए गए जिसमें आम परिवार का बच्चा मुफ्त में शिक्षा लेता है और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा लेता है, अच्छी शिक्षा लेता है। आज युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है दिल्ली में। दिल्ली के अंदर अब तक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में लगभग 12 लाख नौकरियां दी गई हैं, जिसके अंदर लगभग 2 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां और 10 लाख के करीब प्राइवेट नौकरियां हैं। आज अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, उनको बस में मुफ्त यात्रा दी जाती है, उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए, पूरे दिल्ली भर में सीसीटीवी की व्यवस्था बनाई गई है। आज अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर बुजुर्गों के ख्याल रखने के लिए उनको तीर्थ यात्रा पर ले जाया जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसे बहुत से काम, हर योजना आम जनता के ध्यान में रखते हुए, आम जनता को ध्यान में रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। पंजाब के अंदर 1.5 साल की सरकार हुई है, वहाँ भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना शुरू किया, 24 घंटे बिजली देना शुरू किया। किसानों को पूरी तरह से बिजली माफ़ कर दी गई किसानों की।
क्योंकि किसान को मजबूत बनाना सरकार का कर्तव्य है। दूसरी तरफ आप देखेंगे आज वहाँ शानदार सरकारी स्कूल बनने लगे, मोहल्ले मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बन गया, वहाँ पे आज 800 मोहल्ला क्लिनिक पहले साल में बनाए गए। तो ये वहाँ पे 40,000 42,000 आज नौकरियाँ एक साल के अंदर दे दी गई है। तो ये दिखाता है कि जो सरकार करना चाहती है वो कर सकती है, और जो सरकार इतना समय लेने के बावजूद भी नहीं कर पाई, जनता जानती है उनको दोबारा आने का कोई अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी एक अच्छा विकल्प है और 2024 में आम आदमी पार्टी के साथ जनता जुड़ रही है। तो जैसे आप बता रहे हैं दिल्ली का बड़ा विकास किया है आपकी पार्टी का, तो जैसे ईडी के सामने जो अरविंद केजरीवाल जी आपकी पार्टी के सुप्रीमो हैं पेश नहीं हो पा रहे, उसके बारे में क्या कहें? पेश नहीं हो पा रहे का मतलब नहीं है पेश नहीं हो रहे। पेश क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि एक गैर कानूनी सम्मन है, राजनीति से प्रेरित सम्मन है। अरविंद केजरीवाल जी लगातार एक बात कह रहे हैं कि आप मुझे किस उसमें बुला रहे हैं, आप स्पष्ट कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बार बार आप एक सरकार को परेशान कर रहे हो, उसके मंत्रियों को आपने जेल में डाल रखा है, एक भी सबूत आपके पास नहीं है। ईडी की जो पावर्स हैं उसका दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों को किसी तरह से रोकने का, और विशेष तौर पे आम आदमी पार्टी जिसके काम की लोकप्रियता आज देश में लगातार बढ़ती जा रही है, जिसने इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का सफर तय कर लिया, उससे घबराती है भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे 3 नेता जो हैं वो जेल के अंदर हैं, और जिन्होंने एजुकेशन पे काम किया, मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने आज एक गरीब बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था बनाई, उनको जेल में डाल दिया। जिन्होंने आज हर नागरिक के इलाज की व्यवस्था बनाई, सत्येंद्र जैन जी, उनको जेल में डाल दिया। आज जो संसद में आम लोगों की सबसे मजबूत आवाज है, संजय सिंह जी, उनको जेल में डाल दिया। कर क्या रहे? एक भी सबूत है? आपने सैकड़ों रेड मार ली, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, पता नहीं किस किस का आपने इस्तेमाल किया, 1 रुपया भी काला धन बरामद नहीं कर पाई ये सरकार, 1 रुपया भी काला धन बरामद नहीं कर पाई ये एजेंसियां। किस चीज़ का दाग है? ये तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने जो आधिकारिक ताकतें आपको मिली हैं उन एजेंसियों को, उनका दुरुपयोग करके पार्टियों को रोकने का काम करें। और अरविंद केजरीवाल जी डरते नहीं है इनसे। अरविंद केजरीवाल जी साफ कहते हैं कि जनता के काम के लिए इस राजनीति में आए हैं, और जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी सांसें जीवित हैं। जी, जैसे ये तो ऊपर की राजनीति थी, अब महेंद्रगढ़ की राजनीति पर आते हैं। महेंद्रगढ़ में 2 दिग्गज नेता हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, राव दान सिंह हैं, पूर्व संसदीय सचिव हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और तीसरे ज़्यादा वोट लेने वाले हैं ये पूर्व एसडीएम संदीप सिंह। इन तीनों के बारे में क्या कहेंगे? महेंद्रगढ़ की राजनीति कैसी रहेगी? देखिए, महेंद्रगढ़ में पिछले 42 साल से 2 ही नेताओं का कब्जा रहा है। पहले लगातार 3 बार रामविलास शर्मा जी आए, और उसके बाद पहले 4 बार लगातार रामविलास शर्मा जी को मौका दिया महेंद्रगढ़ की जनता ने। फिर उसके बाद 3 बार लगातार रावदान सिंह जी को दिया, फिर से रावदान सिंह जी को दिया, रामविलास शर्मा जी को, और फिर रावदान सिंह जी आज विधायक है। इतने लंबे समय में, यानी 42 समय से लगातार राजनीति में बने रहने के बावजूद भी, अपनी अपनी पार्टियों में जनता के वोट से मजबूत होने के बावजूद भी, सरकारों में मंत्री रहने के बावजूद भी, आज महेंद्रगढ़ की दशा क्या है? आज महेंद्रगढ़ अपने आप को 22 जिलों में 22वें स्थान पर देखता है। विकास के मामले में अगर कहीं खड़ा होता है तो 22वें नंबर पर खड़ा होता है। 90 विधानसभाओं में अगर महेंद्रगढ़ का नाम कहीं आएगा तो 90वें स्थान पर आएगा। क्यों है ये दशा? कौन है इसका जिम्मेदार? राजनीति और सरकार एक ऐसा माध्यम है जो इलाके के विकास की जिम्मेदारी लेता है। इलाके में जो सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए उनकी व्यवस्था बनाता है। और ये दोनों व्यक्ति हमारे जो है राजनीति में 42 साल से बने हुए हैं। पूरी जिम्मेदारी इनकी जाती है, इनकी कार्यशैली पे जाती है, इनकी मंशा पे जाती है, कि अगर इनकी नीयत पे जाती है। अगर ये चाहते तो इस इलाके का विकास भी होता, अगर ये चाहते तो यहाँ की युवाओं की रोजगार की व्यवस्था भी होती, यहाँ पर सरकारी सुविधाओं का अभाव नहीं होता, यहाँ पे स्कूल, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल जैसी सुविधाएं आज यहाँ बहुत बढ़िया हो सकती थी। क्योंकि दोनों अपने अपने समय में अपनी अपनी पार्टियों में मजबूत स्थान पर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसी राजनीति की जिसमें अपने लोभ में या फिर अपनी कमजोरी के चलते इन्होंने इलाके की ज़रूरतों का, लोगों के विश्वास का, इलाकों में जो सुविधाएं मिल सकती थी उनका सबका सौदा किया, और वो दूसरे इलाकों में चली गई। जैसे पूर्व एसडीएम संदीप सिंह हैं, लगभग 15 साल महेंद्रगढ़ जिले में एसडीएम रहे हैं, महेंद्रगढ़ रहे हैं, कनेड़ा रहे हैं। उनके विकास कार्यों के बारे में, उनकी जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में क्या कहें? देखिए, संदीप एसडीएम जी एज ए अधिकारी, एक अधिकारी के रूप में महेंद्रगढ़ में वो सेवा की है उन्होंने। और जब आप अधिकारी के रूप में सेवा कर रहे हैं
तो हो सकता है उस समय जब हम देख रहे थे कि आपने जो भी रवैया अपनाया, जिसको आप राजनीति आपका मकसद रहा उस समय, उसको देखते हुए आपने अपनी कार्यशैली बनाई। इलाके में किसी भी तरह का कोई काम उनके कार्यकाल में मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो, एक अधिकारी का जो काम है वो अगर पूरा कर लेते तो भी शायद इलाके को वो सब मिल जाता। उस समय एज ए अधिकारी काम नहीं कर पाए, जब उन्होंने अपने राजनीतिक मकसद को देखते हुए काम किया। और आज वो एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पिताजी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, आज उनके बाकी जो भाई हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं दूसरे दलों में। उन्होंने महेंद्रगढ़ को चुन लिया क्योंकि यहाँ पे एक रास्ता खुल गया था रावदान सिंह जी के बाहर से आने से। रावदान सिंह जी प्रहलादगढ़ से आए, दूसरे ज़िले से आए चल के, और महेंद्रगढ़ में विधायक बन गए। तो उनकी भी एक उम्मीद जगी कि भाई महेंद्रगढ़ की जनता जो है वो बाहरी को एक्सेप्ट कर लेती है, बाहरी को विधायक बना देती है। तो उन्होंने भी यहाँ महेंद्रगढ़ को चुना और यहाँ पे तैयारियाँ करना शुरू कर दी। यहाँ तैयारी करने से महेंद्रगढ़ के लोगों ने एक अधूरे परिचय में, जब उनका पूरा परिचय ही नहीं था कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या इनका मकसद है, तो उस वक्त जब दोनों नेताओं से लोग खफा थे और उनकी नाराज़गी का जो वोट था वो संदीप एसडीएम के खाते में चला गया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये अधिकारी हैं, मजबूत है और शायद हमारे बीच के हैं। लेकिन आज उनका पूरा परिचय जनता के बीच में, उनकी कार्यशैली, जिस तरह की वो बातें राजनीति में आके कर रहे हैं, जिस तरह की वो घोषणाएं लगातार कर रहे हैं। एक इकलौता व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं जब करता है, इतने बड़े बड़े वादे जब करता है, तो जब बड़ी बड़ी पार्टियां ऐसे काम नहीं कर सकती और आप इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हो, तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि आप झूठ की राजनीति कर रहे हो और यहाँ की जनता को बरगला के किसी तरह विधायक बन के और यहाँ की सीट से विधानसभा पहुँचना चाहते हो। लोग देख रहे हैं महेंद्रगढ़ के, वो इस तरह का कोई निर्णय नहीं लेंगे, ना इस बार बाहर के व्यक्ति का चुनाव करेंगे, ना बाहर के व्यक्ति को मौका देंगे, और ना ही कोई इस तरह के नेता जो झूठ बरगलाए जा रहे हैं उन सब पे विश्वास करेंगे। महेंद्रगढ़ का इस बार सीधा सीधा एक मन है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति, हमारे विधानसभा का कोई व्यक्ति विधायक बनेगा, और इस बार बड़े बदलाव के साथ में अपने यहाँ के किसी व्यक्ति को विधायक बना के विधानसभा भेजेंगे, ताकि कभी भी जिस तरह से पहले जो बाहरी लोगों ने किया है वो अब ना हो आगे भविष्य में, और इलाके का हालात जो सुधर सके। आप अपने कौन से प्लस पॉइंट मानते हैं कि आम आदमी पार्टी महेंद्रगढ़ विधानसभा या लोकसभा से अपनी जीत हासिल करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी विधानसभा की सभी 90 सीटों पे तैयारी कर रही है और मजबूती से तैयारी कर रही है। और मुझे ये कहते हुए कोई भी मतलब इसमें मेरे दिमाग में किसी तरह का कोई संशय नहीं है कि आम आदमी पार्टी महेंद्रगढ़ में सबसे बड़ा विकल्प है इस समय। आम आदमी पार्टी महेंद्रगढ़ की ज़रूरतों पे पूरी जो महेंद्रगढ़ की आज ज़रूरत बनी है कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, और एक देखी परखी पार्टी है। मैं जब गांव-गांव जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो हर व्यक्ति की एक ही आवाज़ है कि हाँ बिल्कुल, हमने इतने सालों से इन पार्टियों पे, इन लोगों पे विश्वास किया है, लेकिन इस इलाकों को कभी कुछ नहीं मिला। तो अपने बीच से अगर कोई व्यक्ति तैयारी करता है और ऐसी पार्टी से तैयारी करता है जिसने 2 राज्यों में काम करके दिखाया है, तो हम पूरा साथ देंगे। और इस बार आम आदमी पार्टी का अगर खाता खोलने की बात आएगी तो महेंद्रगढ़ वो पहली सीट होगी जिससे आम आदमी पार्टी का विधायक विधानसभा पहुंचेगा। जैसे लोकसभा की जो बंटवारे की बात है, कांग्रेस पार्टी की, आपकी जो इंडिया गठबंधन जो चल रहा है, उसमें कांग्रेस से समझौता हरियाणा में क्या होने की उम्मीद है, या अकेली 10 सीटों के ऊपर आपकी आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव? देखिए, आम आदमी पार्टी 10 की 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इस समय इंडिया फॉर्मेशन हुआ है, सब एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो आम आदमी पार्टी अपने देश के लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंडिया फॉर्मेशन में पूरी अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेगी और ये प्रयास करेगी कि साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। तो जो भी निर्णय शीर्ष नेतृत्व तो इसमें करता है, कितनी सीटों पे कहाँ बंटवारा होता है, क्या सहमति बनती है, वो ऊपर बातचीत होगी, शीर्ष नेतृत्व के बीच में ये तय होगा, और जो भी आदेश आएगा वो मान्य है। देखिए दर्शकों, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव बने हुए थे और इन्होंने पूरी हरियाणा की रूपरेखा भी बताई, लोकसभा की सीटों के बारे में भी बताया और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बारे में भी अपनी स्थिति प्रकट की है।
और महेंद्रगढ़ की स्थिति भी प्रकट की है, किस प्रकार से महेंद्रगढ़ की क्या स्थिति है और किस प्रकार से महेंद्रगढ़ का विकास करने की, हरियाणा का विकास करने की इनकी तैयारी है और किस प्रकार से आम आदमी पार्टी देश में काम कर रही है और वही उसी तर्ज पर हरियाणा में भी अपना पदार्पण करना चाह रही है और आगे की पूरी रूपरेखा बताई। आपको कैसा लगा? अपने कमेंट्स, अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य भेजें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंडिया 24 अपडेट में बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।